सेट को मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कई व्यक्ति हैं, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पास एक रिवर है और रिवर पर एक रास्ता है और यहाँ मुझे क्या करना है, इन लोगों का कलेक्शन बनाना है, ठीक है। और कंडीशन मैंने ये रख दी कि उन्हीं व्यक्तियों का मैं कलेक्शन यहाँ बनाऊंगा जो इस रास्ते पर चल कर आएंगे। उन व्यक्तियों का मैं कलेक्शन यहाँ नहीं बनाऊंगा जो नदी को तैर कर पार करेंगे। क्लियर? तो ऐसे जो भी व्यक्ति जो रास्ते को पार कर यानी पुल पर चढ़ कर आएंगे, मैं अपने कलेक्शन में उन्हें रख लूँगा, ठीक है। तो सेट क्या होता है? सेट इसी तरह से डिफाइंड होता है। सेट क्या होता है? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन तो लेंगे लेकिन वो कलेक्शन क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब इस वेल डिफाइंड को हम समझते हैं। वेल डिफाइंड क्या होता है कि सम डेफिनेट रूल, मतलब कोई एक निश्चित कंडीशन या निश्चित रूल होगा ऑन द बेसिस ऑफ, जिस पर विच वन कैन, कोई भी व्यक्ति कोई भी ये डिसाइड कर पाए कि मैं उस ऑब्जेक्ट को अपने कलेक्शन में रखूं या ना रखूं। तो यही बात यहाँ है। मैंने बता दिया था कि मैं उन्हीं व्यक्तियों का कलेक्शन बनाऊंगा जो इस रास्ते से चल कर आएंगे, उन व्यक्तियों का नहीं बनाऊंगा जो व्यक्ति नदी को तैर करके आएंगे। तो यहाँ पास वेल डिफाइंड वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। वेल डिफाइंड का मतलब है यहाँ कि जो व्यक्ति इस पुल को चढ़ कर आएगा। तो यहाँ पास एक निश्चित रूल मुझे मिल रहा है कि मैं उन्हीं वस्तुओं का कलेक्शन बनाऊंगा जो इस रास्ते से चल कर आएंगे। तो ये वेल डिफाइंड है और ऐसे व्यक्तियों का कलेक्शन क्या हो जाएगा? हमारा सेट कहला जाएगा, ठीक है। हिंदी में अगर देखें, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेट क्या होता है? सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, मुझे जो है कलेक्शन बनाना है ऐसे ऑड नेचुरल नंबर का जो कि 10 से कम हो। तो इसका मतलब है ऐसे सारे ऑड नंबर जो कि 10 से कम है वो कौन कौन से हैं? 1 है, 3 है, 5, 7 और 9। 11 मैं नहीं ले सकता हूँ क्योंकि 11 10 से ज़्यादा है, हालांकि ऑड है लेकिन 10 से ज़्यादा है। और यहाँ कंडीशन क्या दी गई है कि ऐसे नंबर का कलेक्शन बनाना है जो कि ऑड हो, नेचुरल नंबर हो और लेस देन 10 हो, यानी विषम संख्या हो, विषम प्राकृतिक संख्या हो और 10 से कम हो। तो निश्चित तौर पर हमारे कलेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 1, 3, 5, 7 और 9। इस यहाँ पास मैं डिसाइड कर पा रहा हूँ कि कौन कौन से नंबर मेरे कलेक्शन में आएंगे। तो इसलिए ये क्या है? वेल डिफाइंड है। और अगर वेल डिफाइंड है तो ये वाला एग्जाम्पल हमारा सेट है। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर ऑफ इंडिया, यानी मैं ऐसे रिवर का कलेक्शन बना रहा हूँ जो कि इंडिया में है। तो निश्चित तौर पे आप नाम बता सकते हैं कि भाई इंडिया में कौन कौन सी रिवर आएंगी। तो मैं ये डिसाइड कर पा रहा हूँ कि मेरे कलेक्शन में कौन कौन सी रिवर होंगी या नहीं होगी। तो इसका मतलब वेल डिफाइंड है और वेल डिफाइंड कलेक्शन ही सेट कहलाता है। इस वजह से मैं एग्जाम्पल नंबर 2 को कह सकता हूँ कि ये सेट का एग्जाम्पल है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं कलेक्शन ऑफ ऑल वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब इंग्लिश वर्णमाला के सभी स्वरों का संग्रह करूं तो क्या वो सेट होगा? तो स्वर कौन कौन से होंगे आप बता सकते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। इसका मतलब मैं निश्चित तौर पे बता पा रहा हूं कि हमारे कलेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट होंगे। यहाँ एलिमेंट का मतलब है कि वोवेल, इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल। तो इसका मतलब क्या है? ये वेल डिफाइंड हो गया और वेल डिफाइंड होने की वजह से हम कह सकते हैं कि ये एग्जाम्पल हमारा सेट है। ठीक है? यस। अगर मैं चौथे एग्जाम्पल की बात करूं, कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट गर्ल इन योर क्लास, अगर मैं आपके क्लास में जो इंटेलिजेंट गर्ल हैं उनका कलेक्शन बनाऊं तो क्या आप बता पाएंगे कि कौन कौन सी गर्ल्स होंगी? तो निश्चित तौर पर आप नहीं बता पाओगे कि भाई कौन सी गर्ल्स इंटेलिजेंट है, कौन सी गर्ल इंटेलिजेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ जो इंटेलिजेंट शब्द दिया गया है, इंटेलिजेंट गर्ल,
इसमें इस बात की पुष्टि नहीं हो रही है कि इंटेलिजेंट आप किस बेसिस पर मानोगे। मतलब वो गर्ल जिनका मैथ अच्छा है, या वो गर्ल जो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, या वो गर्ल जिनका साइंस अच्छा है वो इंटेलिजेंट है। तो यहाँ इंटेलिजेंट शब्द क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। इस वजह से मैं कह सकता हूँ, और अगर कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है तो आप सेट नहीं कह सकते हो, तो ये हमारा सेट नहीं है। सेट का एग्जाम्पल ये नहीं है, क्योंकि आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि भाई कौन सी गर्ल मेरे कलेक्शन में आएंगी और कौन सी गर्ल नहीं आएंगी। क्लियर? तो ये सेट नहीं है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आप कलेक्शन बनाएं, कलेक्शन ऑफ ऑल टॉल गर्ल्स इन योर क्लास, अगर आप अपने क्लास में लंबी लड़कियों का संग्रह करें तो क्या वो सेट होगा या नहीं होगा। तो यहाँ भी वही पैटर्न फॉलो हो रहा है कि भाई टॉल गर्ल्स वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई मैं किनको टॉल गर्ल्स मानूं। ठीक है, वो गर्ल्स जिनका 5 फीट से ज़्यादा हाइट है, या वो गर्ल्स जिनका 6 फीट से ज़्यादा हाइट है। तो यहाँ ये जो वर्ड दिया गया है कंडीशन, ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप इस कलेक्शन में ऑब्जेक्ट को अपने रखना शुरू करोगे तो आप कंफ्यूज होगे कि भाई किसको मैं रखूं, किस ऑब्जेक्ट को रखूं और किस ऑब्जेक्ट को ना रखूं। तो अगर कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट नहीं होगा। तो 5वां वाला एग्जाम्पल हमारा सेट का एग्जाम्पल नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नोट पॉइंट। नोट पॉइंट क्या है? सेट्स आर यूजुअली कैपिटल लेटर से आप दिखाते हो, और जो सेट के एलिमेंट होते हैं आप उन्हें स्मॉल लेटर से दिखाते हो। क्लियर? अब बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की। सेट यूजुअली 2 तरीके से डिफाइंड किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की। सेट को आप 2 मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है रोस्टर और टैबुलर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म को देखते हैं। रोस्टर फॉर्म, पहला रोस्टर और टैबुलर फॉर्म को देखते हैं। इन दिस मेथड, इस मेथड में हम क्या करते हैं इसमें रोस्टर और टैबुलर फॉर्म में हम सेट के जो भी एलिमेंट होते हैं उन्हें एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट करते हुए राइट कर देते हैं। अगर वो सेट कोई भी सेट का एग्जाम्पल है तो उसमें एलिमेंट आप आसानी से रख सकते हो। तो जो भी एलिमेंट होंगे, जो भी सेट के एलिमेंट होंगे उन्हें आप लिस्टेड यानी लिखते जाओगे और कॉमा से सेपरेट करते जाओगे। तो ऐसे मेथड को हम क्या बोलते हैं, रोस्टर और टैबुलर फॉर्म बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो हम बता चुके हैं कि ये क्या है, सेट का एग्जाम्पल है। और अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म में, अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इन टैबुलर फॉर्म में, तो निश्चित तौर पर ए, ई, कॉमा, आई, ओ, यू। तो ये क्या हो गया हमारा, टैबुलर फॉर्म में हमने सेट को रिप्रेजेंट कर दिया। वी क्या बोल रहा है, वी यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर देखें तो नेचुरल नंबर का अगर कलेक्शन बनाना है तो टैबुलर फॉर्म में आप इसे कैसे लिखोगे, जैसे 1 लिखा, कॉमा से सेपरेट कर दिया। भाई 1, 2, 3, 4 यानी 1, 2, 3 ही हमारे नेचुरल नंबर है, एंड सो ऑन आगे भी बढ़ते जाएंगे। तो ये सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर के सेट है। तो कॉमा से सेपरेट करते हुए, और अगर इनफाइनाइट हैं तो फिर डॉटेड 3 डॉट्स बनाकर ऐसे लिख देते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। हमने किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। क्लियर? नेक्स्ट मेथड है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, यानी सेट को पहले हमने टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया और अब सेट बिल्डर फॉर्म में देखा जाएगा कि सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दिस मेथड, इस मेथड में क्या करते हैं, जो भी सेट होगा आपका वो एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी को क्या करेगा, पजेस करेगा, और वो सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी
वही एलिमेंट पॉजेस करेंगे जो सेट के अंदर एलिमेंट होंगे। सेट के बाहर वाले एलिमेंट कभी भी इस सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी को पॉजेस नहीं करेंगे। इट मीन्स कि जब भी हमें सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा तो उस सेट में हमें एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढनी होगी। उस सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी को हम कैसे राइट करेंगे? तो मान लीजिए कि वो सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी किसी सेट का P ऑफ X है, ठीक है, क्लियर, और उसके एलिमेंट क्या है? X है। अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में इसे डिस्क्राइब करना है तो मैं कैसे लिखूंगा? कर्ली ब्रैकेट के अंदर उस एलिमेंट के लिखूंगा X सच डैट X P ऑफ X को क्या करेगा? होल्ड करेगा, ठीक है। यानी ऐसे सारे X को इस ब्रैकेट के अंदर लिखोगे जो P ऑफ X की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। जैसे कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, मुझे किसका कलेक्शन बनाना है? सभी सम संख्याओं, सभी सम पूर्णांक संख्याओं का, सभी सम पूर्णांक संख्याओं का संग्रह करना है, ठीक है। और इसे रिप्रेजेंट कैसे करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में देखिए इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर क्या होते हैं? 2n का मल्टीपल होता है, यानी कोई भी इवन नंबर होगा वो 2 का मल्टीपल होगा, तो हम कह सकते हैं ऐसा। और जहां पास n क्या है? n हमारा नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब होता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन जब भी ऐसे लिखते हैं n बिलोंग्स टू कैपिटल N, इसका मतलब है वो सारे n जो नेचुरल नंबर में है। तो इसमें अगर मैं n का वैल्यू 1 रख दूं तो 2 आ जाएगा, और अगेन 2 रख दूं तो 4 आ जाएगा। तो ये सारे क्या है? इवन नंबर है। 3 रख दूं तो 6 आ जाएगा। तो हमें क्या, जब भी मैं ऑल इवन इंटीजर का कलेक्शन बनाऊंगा तो सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी हमें क्या मिल रही है? 2n का मल्टीपल है। और इसे अगर सेट के फॉर्म में लिखना है तो एक कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे। मान लीजिए कि वो क्या है? X है। X ऐसे सारे एलिमेंट हैं जो X इज इक्वल टू 2n है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये हमने क्या कर दिया? जो कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर है उसे सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर? तो ये क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। X सच डैट X इज इक्वल टू 2n, यानी वो सारे X जो 2n की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर? तो ये रिप्रेजेंटेशन है सेट बिल्डर फॉर्म का। नोट पॉइंट क्या रखना है? नोट पॉइंट ये है कि जब भी कोई भी सेट आप ले लो, और सेट में क्या है? मान लीजिए कि एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक है। और अगर मुझे लिखना है कि एक जो है इस सेट का एलिमेंट है तो सिंबलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं? 1 लिखेंगे, 1 बिलोंग्स टू, इसको एप्सिलॉन को क्या पढ़ते हैं? एप्सिलॉन को, ठीक है, इसे एप्सिलॉन 1 बिलोंग्स टू सेट A, ठीक है। और इसमें मान लीजिए 4 नहीं है, तो अगर लिखना है कि 4 A सेट में नहीं है तो कैसे लिखेंगे? 4 डज नॉट, एप्सिलॉन लिख के ऐसे काट देंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू सेट A, ठीक है। इनका मतलब है कि A1 जो है सेट A में है और 4 जो है सेट A में नहीं है। यही बात लिखी हुई है। इफ A is an element of set A, we say that A belongs to A. Greek symbol epsilon is used to denote the phrase belongs to. Thus we write A belongs to A. जब A जो है A में स्मॉल a 1 जो है A सेट में है तो उससे क्या लिखेंगे? 1 belongs to set A. और जब 4 नहीं है तो कैसे लिखेंगे? 4 does not belongs to A. क्लियर? सम स्टैंडर्ड सेट हैं, जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को आप कैसे कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं? सेट ऑफ ऑल इंटीजर, नेचुरल नंबर का मतलब है यहाँ प्राकृतिक संख्या,
संख्या है। और सेट ऑफ ऑल इंटीजर का मतलब क्या है? पूर्णांक संख्या है, सभी पूर्णांक संख्या है। प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं? 1, 2, 3, 4 और ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। सेट ऑफ ऑल इंटीजर को आप कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करोगे। सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं, सारी परिमेय संख्याओं के सेट को आप कैसे लिखते हो? कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करोगे। तो ये कुछ स्टैंडर्ड सेट है जो कि हमेशा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर होंगे तो वो कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, परिमेय संख्याएं। क्लियर? और सेट ऑफ रियल नंबर है तो कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ये प्लस ऊपर साइड होगा। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लिखना है तो जेड पर प्लस लगा देंगे। सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर लिखना है तो क्यू पर प्लस लगा देंगे। ठीक है? सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर लिखना है तो आर पर प्लस लगा देंगे। तो ये कुछ स्टैंडर्ड सेट थे। अभी हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे एनसीईआरटी बुक का क्लास 11। एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज 1.1 है। ठीक है? हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में 1.1 एक्सरसाइज है। तो चलिए एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 1.1 का। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। मतलब हिंदी वाले में देखेंगे स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, यानी दिए गए स्टेटमेंट क्या है वो समुच्चय के एग्जाम्पल हैं या नहीं है, ये हमें बताना है। क्लियर? तो पहला सवाल क्या है? पहला है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। तो ऐसे महीनों यानी मंथ का नाम लिखना है जो कि जे लेटर से शुरुआत करते हैं, और जितने भी जे लेटर से शुरुआत होने वाले मंथ हैं वो फिक्स हैं। जैसे जनवरी हो गया, फरवरी नहीं है तो आप क्या लिखोगे? जनवरी। फरवरी नहीं है तो उसे आप नहीं लिखोगे कलेक्शन में ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ? टैबुलर फॉर्म को यूज़ कर रहा हूँ। मान लीजिए जनवरी हो गया, फरवरी नहीं होगा, मार्च भी नहीं होगा, अप्रैल भी नहीं है, मई भी नहीं है, जून भी नहीं है। जून है क्योंकि जे से स्टार्ट हो रहा है। जनवरी, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त नहीं आएगा क्योंकि ए से शुरू है, सितंबर भी नहीं आएगा, अक्टूबर भी नहीं आएगा, दिसंबर भी नहीं आएगा। तो सिर्फ 3 ही मंथ क्या है हमारे जे से स्टार्ट होने वाले, जनवरी, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये तीनों ये नहीं है, बाकी 3 हमारे ऐसे मंथ है जो जे से स्टार्ट होने वाले हैं। अब वेल डिफाइंड है या नहीं है, तो हमने 12 महीनों में ये बात श्योरिटी से बता सकते हैं कि 3 ही ऐसे महीने हैं जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस कलेक्शन में जो हमें 3 मंथ रखने हैं वो फिक्स है, हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि अच्छा यही तीनों मंथ हैं। तो ये क्या है? वेल डिफाइंड है। और वेल डिफाइंड ही कलेक्शन को आप क्या बोलते हो? सेट बोलते हो। तो एग्जाम्पल नंबर 1, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे इज अ सेट का एग्जाम्पल है। हिंदी में देखिए, जे से, इसे हटा लीजिए, जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह क्या होगा? हमारा सेट होगा। ठीक है? यस, दिस इज अ सेट ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है? दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब देखिए जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, क्या ये वेल डिफाइंड है? देखिए मोस्ट टैलेंटेड राइटर यानी जो अधिक प्रतिभाशाली राइटर हैं, तो वो किस क्षेत्र में है, ये इस बात को तो बताया ही नहीं गया। और टैलेंटेड किस बेसिस पर है? जो साइंस का बुक लिखते हैं या जो लिटरेचर लिखते हैं या वो जो नॉवेल लिखते हैं। ठीक है? तो ये क्या है? वेल डिफाइंड नहीं है। और अगर जो भी कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होता है वो सेट नहीं होता है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 सेट का एग्जाम्पल नहीं है। क्लियर? अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी देखिए वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि बेस्ट जो बैट्समैन होंगे उनका आप कलेक्शन कैसे बनाओगे? आप मान लीजिए कोशिश करोगे कलेक्शन बनाने का,
लेकिन बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड ये किस बेसिस पर कलेक्शन आप बनाओगे? क्यों बनाने में समस्या होगी? क्योंकि भाई बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन किन्हें आप मानोगे? जो सेंचुरी ज़्यादा लगाते हैं, या जो रन ज़्यादा बनाते हैं, या जो सिक्स ज़्यादा लगाते हैं। तो ये क्या है? वेल डिफाइंड नहीं है। तो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड हम कह सकते हैं कि सेट का एग्जाम्पल नहीं है, तो ये नहीं है। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, तो ये वेल डिफाइंड है या नहीं है? तो देखिए, आपकी क्लास में जितने बॉयज़ हैं आप उनका कलेक्शन आसानी से बना सकते हो। ठीक है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है कि भाई कौन से बॉयज़ कलेक्शन में आएंगे, कौन से स्टूडेंट कलेक्शन में आएंगे या नहीं आएंगे, वही आएंगे जो बॉयज़ होंगे। क्लियर। तो ये हमारा सेट का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 4, आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह, ये क्या है? सेट का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर लेस देन 100। 5वां एग्जाम्पल है कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर लेस देन 100। तो मुझे ऐसे संख्याओं का, रेशनल नंबर का परिमेय संख्या, नेचुरल नंबर। फिफ्थ एग्जाम्पल है हमारा कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो लेस देन 100 जितने भी नेचुरल नंबर है वो फिक्स हैं भाई, 1, 2, 3 ऐसे लेकर 99 तक नंबर होंगे हमारे। तो ये फिक्स है। इसका मतलब क्या है? ये वेल डिफाइंड है। हम इसका कलेक्शन बना पा रहे हैं कि भाई हमारे कलेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट होंगे या कौन कौन से एलिमेंट नहीं होंगे। इसका मतलब एग्जाम्पल नंबर 5 जो है वेल डिफाइंड है। और ऐसे कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो जाते हैं सेट कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है? सेट का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 6 को देखते हैं। कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाई राइटर मुंशी प्रेमचंद। ऐसे सारे नॉवेल जो कि प्रेमचंद ने लिखे हैं, मुंशी प्रेमचंद ने लिखे हैं, वो भी क्या है? फिक्स है। अगर मैं ऐसा कलेक्शन बनाऊंगा तो कोई भी नॉवेल अगर कलेक्शन में रखूंगा तो जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए हैं वो फिक्स है। ठीक है। तो मैं निश्चित तौर पे डिसाइड कर पा रहा हूँ कि भाई मेरे कलेक्शन में कौन कौन सी नॉवेल आएंगी या नहीं आएंगी। तो क्योंकि ये वेल डिफाइंड हो गया, इस वजह से हम बोल सकते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ही क्या कहलाता है? सेट। तो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या हो जाएगा? सेट का एग्जाम्पल होगा। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 7 पकड़ते हैं। देखिए, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। तो अगर मुझे ऑल इवन इंटीजर का कलेक्शन बनाना है, पहले भी करवा चुका हूँ अभी, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, तो ये भी क्या है? वेल डिफाइंड है। क्योंकि प्रॉपर्टी हमें मिलेगी भाई 2n टाइप वाले जितने भी नंबर्स होंगे इंटीजर वो क्या होंगे? इवन होंगे। तो ये भी क्या है? वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड क्या है? क्योंकि जब भी आप कलेक्शन लिखोगे तो निश्चित तौर पे आप डिसाइड कर पाओगे भाई कौन कौन से नंबर मुझे इसमें रखने हैं और कौन कौन से नहीं रखने हैं। और जो कि ये कलेक्शन वेल डिफाइंड हो गया तो क्या होगा? वेल डिफाइंड कलेक्शन ही सेट कहलाएंगे। तो ये एग्जाम्पल किसका है? सेट का है। तो यहाँ यस लिख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर यानी सेट थ्योरी के जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसे डिसाइड कर पाओगे कि भाई कौन से क्वेश्चन सेट थ्योरी के हैं और कौन से क्वेश्चन सेट थ्योरी के नहीं हैं। तो वेल डिफाइंड हो गया। और जैसे ही कलेक्शन वेल डिफाइंड हो जाता है तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ही हमारा सेट कहलाता है। तो एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है? सेट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का। लेट ए इज अ सेट। सेट के एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल एप्सिलॉन बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस। तो जो रिक्त स्थान है उसमें मुझे ये बताना है कि 5 सेट ए का एलिमेंट है या नहीं है। तो 5 देख लीजिए इसमें है ए में, तो मैं इसे सिंबल से कैसे लिखूंगा? यहाँ लिख देता हूँ बिलोंग्स टू, ये वाला सिंबल लगाऊंगा। ठीक है। 5 बिलोंग्स टू ए, यानी 5 जो है सेट ए का एलिमेंट है। 8 देखिए इस सेट का एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ क्या लगाऊंगा? एप्सिलॉन डज नॉट ना, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए।
0 सेट ए का एलिमेंट नहीं है तो यहाँ भी लगाऊंगा क्या, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, 4 सेट ए का एलिमेंट है तो यहाँ क्या लगाऊंगा, बिलोंग्स टू। 2 सेट ए का एलिमेंट है, यहाँ लगाएंगे बिलोंग्स टू। 10 सेट ए का एलिमेंट नहीं है तो यहाँ क्या लगाएंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू, इट मीन्स दिस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि जितने भी ये सेट दिए हुए हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं, इन्हें मुझे किस में लिखना है, रोस्टर यानी टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x कैसा है, -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो x क्या है, एक पूर्णांक संख्या है जो कि -3 से बड़ा और 7 से छोटा है। तो ऐसे नंबर को मुझे टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ऐसे कलेक्शन को। तो एक टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए करली ब्रैकेट के अंदर नंबर को लिस्टेड कर देते हैं और कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा क्योंकि -3 से बड़ा लेना है, 0 आएगा क्योंकि 0 भी हमारा इंटीजर है जो कि ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, 5 और 6। 7 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ इक्वल भी नहीं लगा, सिर्फ छोटा लेना है। क्लियर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि इसे भी हमें टेबुलर फॉर्म में ही लिखना है, x सच दैट x इज एन नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी ऐसे प्राकृतिक संख्याएं जो कि 6 से कम है उनका मुझे टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो टेबुलर फॉर्म में कौन कौन सी नंबर हो जाएंगी, 1 हो जाएगा, 2 होगा, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, 3, 4, 5। लेस देन 6 लेना है तो 6 नहीं लेंगे, सिर्फ 5 तक ही लेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, यानी मुझे जो है टेबुलर फॉर्म में ऐसी प्राकृतिक संख्याओं को लिखना है जिनका सम 2 डिजिट नंबर है ना, x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। ठीक है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है जिनका सम क्या है, सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो मान लीजिए x है और y है और इनका सम क्या है, 8 है। तो मैं कौन कौन सी संख्याएं रखूंगा, देखिए पहला अगर मैं x1 रखता हूं तो y को क्या रखना पड़ेगा, 7। अगर x2 रखता हूं तो y को क्या रखना पड़ेगा, 6। अगर और सभी नेचुरल नंबर लिखने हैं इसलिए मैं नेचुरल लिख रहा हूँ। x मैं 3 रखता हूँ तो y को क्या रखना पड़ेगा, 5, क्योंकि सम 8 होना चाहिए। और x को 4 रखता हूँ तो y को 4 लिखूंगा। अगर x को 5 नहीं रख सकता क्योंकि रिपीट कर जाएगा और सेट में हम जनरली एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, किसमें, टैबुलर फॉर्म में। तो ये हमारा सेट हो जाएगा किसका, एग्जाम्पल नंबर 3 का। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन है 4। क्वेश्चन 4 देखते हैं, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिवाइजर ऑफ 60। तो मुझे ऐसा कलेक्शन बनाना है अभाज्य संख्याओं का जो कि 60 का भाजक है। तो अभाज्य संख्याएं एक तो नहीं होती हैं तो 2 को आप लिखोगे, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 प्राइम नहीं है, ठीक है, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 6 जो है प्राइम नंबर नहीं है, 7 से डिवीज़न होगा नहीं। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसका फैक्टर बना लेते हैं। ठीक है, 2 से आप कर दीजिए, 2 3 जा, 3 से कर देते हैं, 5 से कर देते हैं, अगेन 2 से कर देते हैं। तो ऐसे डिवीजर कौन कौन से हो गए, 2 3 5। इसके अलावा और कोई भी प्राइम नंबर नहीं है जो 60 को डिवाइड करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, यही हमारा सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सारे अभाज्य संख्याएं जो 60 की भाजक हैं वो कौन कौन सी हैं, 2 3 5 है और कोई भी नहीं है। 10 नहीं ले सकते क्योंकि 10 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर। सेट ऑफ ऑल लेटर इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के सभी लेटर को अगर मुझे लिखना है तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं।
चलिए यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, तो इनका अगर मुझे कलेक्शन बनाना है तो आप देखकर लिख सकते हैं। यहाँ पास मैं लिख देता हूँ, क्या क्या लिखूँगा, टी आर, बस आपको रिपीट नहीं करना है, आई जी ओ, कॉमा से सेपरेट कर दीजिए, एन ओ हो चुका है, एम ई ई हो गया, टी भी लिख, टी हो चुका है, आर भी हो चुका, वाई लिख दीजिए। ठीक है, तो ये हमारे कलेक्शन हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 आप करिएगा। 4th क्वेश्चन देखते हैं, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, टैबुलर फॉर्म में लिखना था। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमें टैबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पहले तो इसमें एक कॉमन प्रॉपर्टी देखिए क्या है, ये देखिए 3 का सारे मल्टीपल हैं, तो 3 है, 3 इंटू 2 है, 3 इंटू 3 है, और 3 इंटू 4 है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x ऐसा है कि x सच डेट, x ऐसे हैं कि x इज इक्वल टू 3n, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। तो ये हमारा क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में हमने लिख दिया। ठीक है, सेकंड एग्जांपल है 2 4 16 32। तो इसमें क्या है, पावर, जैसे 2 का 1, फिर 4 लिखना है तो 2 की पावर 2, 8 लिखना है तो 2 की पावर 3, 16 लिखना है तो 2 की पावर 4, 32 लिखना है तो 2 की पावर 5। क्लियर। तो प्रॉपर्टी हमने ढूंढ ली, कॉमन प्रॉपर्टी क्या है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे, x ऐसा है कि x इज इक्वल टू 2 की पावर n, वेयर n इज इक्वल टू क्या क्या होगा, 1 2 3 4 5, और इसे ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। तो ये आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिए। थर्ड एग्जांपल है, मुझे लिखना है 525। तो ये क्या है, 5 का पावर है ना, आप देख सकते हैं 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 3, 5 की पावर 5। तो इसे आप सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे, x ऐसे एलिमेंट है सच डैट x इज इक्वल टू 5 की पावर n, वेयर n क्या है, वेयर n इज इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है, और 1 2 3 4 है। ठीक है, तो यहाँ 5 नहीं होगा, 4 होगा। क्लियर। और इसे आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया गया। और ये क्या है, इवन नंबर्स का सेट है। तो इवन नंबर्स का सेट अभी लिख कर बताया था कैसे, x सच डैट x इज इक्वल टू 2n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। इस वाले नंबर को आप लिखिएगा, ये स्क्वायर नंबर लिखे हुए हैं। तो इन्हें कैसे लिखेंगे मैं बता देता हूँ। x ऐसे हैं कि x इज इक्वल टू n स्क्वायर, वेयर n क्या है, n जो है, 1 सेकेंड, n क्या है, n जो है 1 से बड़ा और 10 से छोटा है, और 1 और 10 भी है। ठीक है, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो हमें क्या करना है,
इन सारे जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं इनका लिस्टिंग करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो सारे ऑड नेचुरल नंबर है, तो इनकी लिस्टिंग कैसे करेंगे देखिए। सेट ए इज इक्वल टू ऑड नेचुरल नंबर लिखने हैं, इज इक्वल टू 1, 2 नहीं लेंगे, 3 लेंगे। क्लियर, 3, 5, 7 हो गया, 9 हो गया, और ये काफ़ी इनफाइनाइट तक होंगे तो डॉट डॉट लगाकर आप आगे छोड़ दीजिए। क्लियर, तो एक क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, एक्स सच डैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स जो कि इंटीजर है और माइनस होगा ये -1/2। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि हमें जो है सेट बनाना है, किनका बनाना है, एक इंटीजर है, इस सेट के एलिमेंट क्या है, इंटीजर हैं जो कि -1/2 से बड़े हैं और 9/2 से छोटे हैं। इसका मतलब 0.5 से तो बड़ा है x और 4.5 से छोटा है। तो ऐसे नंबर को अगर मुझे लिस्टेड करना है तो मैं क्या क्या लिखूंगा देखिए, 0, 1, 2, 3, और वो भी क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, 4 क्या है, x क्या है, दैट x इज एन इंटीजर विच इज x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन 4। तो ऐसे नंबर का संग्रह करना है, x मतलब पूर्णांक है, तो कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, -2 आ सकता है, भाई 4 से कम लेना है तो -2 ले लिया तो 4 हो गया, -1 आप लिख सकते हो, अगर -1 लिया तो भी तो 4 से कम है, बराबर नहीं है, फिर भी -1 से 4 से कम है तो ले सकते हैं, 0 ले सकते हो आप। ठीक है, इंटीजर है, +1 लिख सकते हो और +2 लिख सकते हो। तो ये सारे क्या है हमारे लिस्टेड कर दिए गए हैं एलिमेंट। एक्स सारे इंटीजर जो कि 4 से कम है या तो 4 के बराबर है, इनका स्क्वायर 4 से कम है या 4 के बराबर है। चौथा एग्जांपल है एक्स सच डैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो इसमें क्या L होगा, O होगा, Y होगा और A है, L है। तो ये सारे क्या है लिस्टेड कर दिए हमने। क्लियर, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है, एक्स सच डैट एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो इन्हें आप देख लीजिएगा भाई, जिस भी मंथ में 31 डेज नहीं होते हैं उन्हें आप लिस्टेड कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे फरवरी हो गया, उसमें 31 डेज होते हैं तो इसमें नहीं आएंगे, तो आप देख लीजिएगा जिस भी मंथ में 31 डेज नहीं आते हैं उसको आप लिख सकते हो, जैसे फरवरी लिख सकते हो, अप्रैल लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। एक्स सच दैट एक्स इज अ कांस्टेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच इज प्रेसीडेड के। तो देखो ये भी सिंपल है, के से पहले आने वाले सारे कांस्टेंट, तो वावेल को छोड़कर जितने भी अल्फ़ाबेट हैं जो कि के से पहले आते हैं उनको आप लिस्टेड कर दीजिए, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आप सेल्फ करिए, खुद से करिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, मैच ईच ऑफ द सेट इन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विच विद द सेम सेट इन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमें क्या करना है, इसमें मैचिंग करना है। तो देखिए पहला सेट क्या है, 1 2 3 6, और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखा हुआ है देखिए, x such that x is a prime number and divisor of 6। तो देखिए x सारे प्राइम नंबर होने चाहिए और डिवाइजर ऑफ 6 होने चाहिए, लेकिन इसमें क्या है 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं है तो ये पहले का नहीं हो सकता, तो पहले के नहीं हो सकते तो ये सेकंड वाला हो सकता है ना। 2 और 3 प्राइम भी है तो सेकंड वाला A पर जाएगा। क्लियर, और B क्या कह रहा है, x such that x is an odd natural number less than 10। तो ये फोर्थ वाला
बी पर जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला किस, x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, तो फर्स्ट वाला किस पर आएगा, सी पर आएगा। सारे नेचुरल नंबर चाहिए और डिवाइजर ऑफ 6 चाहिए, और रिमेनिंग थर्ड वाला डी पर आ जाएगा। क्लियर? तो हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में 1.2 करेंगे और 1.2 एक्सरसाइज का थ्योरी भी करेंगे। क्लियर? तो मिलते हैं अगले पार्ट में।